होल्ड। देखो, तुम्हें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। That's it. अगर मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आज जो बलराज मेरे मुंह पे बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कल को कोई 11 मेरी पीठ पीछे बोला है। अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने एक गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट एरेना में आ गया था। ये वही एरेना थी जहाँ पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। उस बड़ी सी एरेना में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। एक बार फिर सोचो, मैं आज तक इस रिंग में हारा नहीं। तुम इस रिंग में आज तक इसलिए नहीं हारे हो बलराज क्योंकि तुम्हारा सामना आज से पहले संजय के बेटे टाइगर से नहीं हुआ था। तो अकरम मियां, किस पर टॉप लगाओगे? मुझ पर या इस पर? बेवकूफों जैसी बात मत करो। भला टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? सोच लो, बहुत बुरी तरह पछताओ। दुनिया हंसेगी तुम पर। मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। चलो फाइट शुरू करते हैं। अभिनव ने बलराज को ऊपर से नीचे तक देखा। वो देखने में भारी था और अभिनव उसके इसी भारीपन पर वार करने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया। और एक बात हमेशा याद अपनी आखिरी सांस लड़ना है। समझ गया ना टाइगर? ये किसको लेकर आ गए? ये हम पे राज करेगा? हाँ? मैंने कहा था ना कि कोई भी हमारे सर पे आकर बैठ जाएगा और बोलेगा कि मैं टाइगर हूँ और हम मान लेंगे। बिल्कुल नहीं। और उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले ही अभिनव को होश आ गया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। अभिनव गंभीर था। उसे याद आ रहा था कि बचपन से ही उसके पिता संजय ने उसे लड़ना सिखाया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुक करके उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया। अरे बलराज, सरेंडर कर दो। क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हार गए। बलराज एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया। अभिनव ने बलराज को छोड़ा और चुपचाप रिंग के कोने में जाकर खड़ा हो गया। बलराज ने मुश्किल से अपने भारी भरकम शरीर को उठाया और दर्द में कराहते हुए बोला, अकरम, मैं जानता हूँ तो बहुत खुश हो गया आज। बलराज की कमर में मोच आई थी और उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, कहाँ से सीखा ये सब? ये सब मुझे विरासत में मिला है मेरी उस गद्दी के साथ। सर आप पियोगे मेरे साथ? आज की पार्टी मेरी तरफ से। बलराज, ऐसे नहीं कहते। ऐसे कहते हैं कि टाइगर जी, क्या आप मेरे साथ शराब पियेंगे, पार्टी करेंगे? इस तरह। टाइगर जी, क्या आप आज मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? पार्टी करेंगे? हाँ? ओके। राइट। क्यों नहीं? हाँ ना। देखो मेरे मम्मी पापा आ गए हैं। जो कुछ भी है उन्हें सब पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते तो तुम जहाँ भी हो अभी कभी घर हो। क्या अभी? हाँ तो इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो किया आप उसे भुगतो। वैसे अकरम, मैं अकरम बलराज अभी तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगा। मुझे घर पहुंचना है मेरे ससुराल, मेरे सास ससुराल में। ससुराल? हमारी शादी कब हुई? लंबी कहानी कभी और बताऊँ। सब ठीक तो है ना? हमें मंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं बलराज, अभी फिलहाल इसकी असली पहचान किसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि टाइगर लौट आया है। ठीक है? मॉन्टी जो कर रहा है उसे करने दो। चलो मैं निकलता हूँ। और अकरम तुम्हें याद है ना मुझे वो नई नौकरी के लिए। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। टाइगर, ये लो। ये वही शराब है जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को जाकर पिला देना। उनकी साथ पुश्तों में किसी ने नहीं पी होगी। इस सब के लिए थैंक यू अकरम। तुम्हें भी वापस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने की। अब आजा कि अंदर रिंग में ही रहेगा। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अरे वाह, क्या बात है। बहुत एक्सपेंसिव है? क्या खुशबू है? देख। क्या तुम भी? मुझे तो लगता है ये बॉटल्स कहीं से चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? और तुम ये सब क्यों लाए यहाँ पे? हमारे बेटी के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो तुम? कोई चोरी की हुई शराब? सॉरी, लेकिन ना ही मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की और ना ही कोई चोरी की है। अच्छा, तो फिर मेरी बेटी के साथ तुम्हारा भूत सोया हुआ था। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मेरी बेटी की जायदाद हड़प कर सको। तुम
काम मेरी बेटी। अभिनव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। कोई भी उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अनन्या के साथ एक बिस्तर पर सोया था, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अनन्या के कमरे में कैसे पहुंच गया। अगर उसे पहले से ये सब पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। पर आखिर में अभिनव ने कोई सफाई नहीं दी। उसे पता था कि कोई फायदा नहीं होगा। गुंगे हो, मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? शर्मिला, बैठ। अभिनव, बैठ जाओ। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा और राजीव ने आके कहा, तो वहाँ जो कुछ भी हुआ है हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, और अनन्या को भी ये मालूम नहीं है कि उसके साथ कैसे हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। चलो, अब जो कुछ भी है, तुम्हारे और अनन्या का रिश्ता तो बदल नहीं सकते। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। तो अभिनव, तुम क्या करते हो? मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ये शब्द किसी बॉम्ब की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, अभिनव, तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और वो भी अच्छी वाली। तभी तुम मेरी बेटी के साथ लीगली शादी कर सकते हो। चलो, अब तुम जा सकते हो। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखा कितना ठीक है ये? ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। जेब में 10 रुपए नहीं है और चल ऐसे रहा है जैसे जंगल का टाइगर हो। राजू, तुम्हें लगता है इस जैसे लीडर को कोई नौकरी पे रखेगा? रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है। सुना तुमने? राजीव भी अभिनव की बात सुन हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला, अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई तो क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगी कि मैं अनन्या से शादी करने के लायक हूँ? सी, कॉन्फिडेंस है। वो भर में जैसे कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं है कि कल के तुम किसी पार्किंग लॉट में जाके बैठो और लोगों की गाड़ियों की रसीद पढ़ो। मेरा मतलब है नौकरी जैसी नौकरी, असली नौकरी, सही वाली नौकरी। और अगर कल तक तुम्हें ऐसी नौकरी मिल जाती है ना, तो तुमने जो कुछ भी अभी कहा उसके बारे में एक बार सोच सकती हो। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता था। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। वैसे भी अब दोनों पति पत्नी थे। ऐसे में अभिनव जैसे तैसे उस बड़े से घर में अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। क्या है? रात बहुत हो गई, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या तुमने मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो तुम ही जगह दो सोने की। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हें अपने कमरे में आने दूंगी? तो मैं और कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता, जो करना करो, बट पैरेट होना मैं तोड़ दूंगी। अभिनव पहले तो नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था तो उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह ना मालिकों के कमरों में नहीं, घरों के स्टोर रूम्स में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? कहाँ सोने वाला था अभिनव? और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी? और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चलो मानता हूँ उस रात में शराब के नशे में था, लेकिन इसे अपने कमरे का दरवाजा खुला रखकर सोने की क्या जरूरत थी? अभिनव ने अपने आप से कहा। वो अभी भी अनन्या के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे पता था कि उसे बाकी कमरों में भी कोई जगह नहीं मिलने वाली है, इसीलिए जहां इस घर के नौकर सोया करते थे अभिनव वहां चला गया। वहां उसे किस्मत से एक बिस्तर खाली मिला और अभिनव उस पर जाकर सो गया। अभिनव को कब नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो जल्द से जल्द तैयार हुआ और AK प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया। जैसे ही वो कैब से बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नजर सनी पर पड़ी। सनी ने भी उसे देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, आहा, देखो जरा कौन आया है, सिक्योरिटी। वो अभिनव को अंदर नहीं आने देना चाहता था। सनी की एक आवाज पर सिक्योरिटी वाले वहां आकर खड़े हो गए। सनी ने कहा, इस फटीचर को अंदर मत घुसने देना, यह अकरम सर को परेशान करने के लिए यहाँ आया है। सुनते ही सिक्योरिटी वाले अभिनव का रास्ता रोककर खड़े हो गए। सनी अभिनव और सिक्योरिटी के बीच में आकर खड़ा हुआ और बोला, अभिनव, तुम्हें एक एडवाइस दूं, अपनी गरीबी को एक्सेप्ट कर लो और लाइफ में उसके हिसाब से आगे बढ़ो। तुम्हारे पिताजी अकरम सर की गाड़ी चलाते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो दोनों दोस्त थे। जब तुम्हारे पिताजी का अकरम सर के साथ घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो तुम्हें उनके आगे पीछे घूमने से क्या मिल जाएगा? सनी की बात सुन अभिनव को गुस्सा आ रहा था। वो सनी की बदतमीजी से तंग आ गया था। वो चाहता तो उसे मुक्के से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, इतने में एक सुंदर सी लड़की काली स्कर्ट और सफेद शर्ट में उसकी तरफ चली आ रही थी। उसने आते ही सिक्योरिटी वालों से कहा, तुम लोग जा सकते हो, ये मेरे साथ है। इतना कहकर उसने अभिनव की तरफ देखा। ये देख सनी के होश उड़ गए। उस दिन पार्टी में और अब यहाँ भी अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अकरम की सेक्रेटरी जेनी ने उसे शांत रहने का इशारा कर दिया था। अभिनव को सनी के चेहरे पर छाया मातम देखकर काफी खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराया और जेनी के साथ निकल गया। आपको अकरम ने बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी के लिए आया था, वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अभिनव भी उसके पीछे पीछे अंदर आया और बोला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी, जेनी ने कहा। जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा, अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी।
जैनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया और अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने पेपर लिया और उसे पढ़ने लगा। उस पेपर पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। अभिनव कौन सी नौकरी करना चाहता था, यह अधिकार भी अकरम ने ही उसे दिया था। अभिनव उस लिस्ट को तो देख ही रहा था, लेकिन साथ ही उसकी नजर जेनी पर भी थी, जो कब से उसे घूरते हुए देखे जा रही थी। पर अभिनव ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने लिस्ट पर अपना ध्यान लगाया और देखा कि उसमें कुछ नौकरियों के ऊपर स्टार बना हुआ था। उसने जेनी को देखा और बोला, ये यहाँ स्टार क्यों बना? ये स्टार इसलिए बना है क्योंकि इन पोजीशंस पर हमारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहा है और हम इन पर नई भर्ती नहीं ले रहे। तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? मैं मैनेजर बनना पसंद करूंगा। अभिनव ने भी उसके सवाल का जवाब ना देते हुए कहा। ऐसे में जेनी बोली, लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर पहले से स्टार बना हुआ है। आप पता है मुझे। तो जिस पोजीशन पर पहले से कोई बैठा हुआ है उस पर तुम कैसे बैठ सकते हो? तुम क्या उस एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर करवाना चाहते हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं बस इतना जानता हूँ कि लिस्ट मुझे तुम ही नहीं दी थी। हाँ, लेकिन तुम्हारा नाम? जेनी। जेनी ने गुस्से में कहा। अभिनव के सवालों से उसे चिढ़ हो रही थी। अभिनव को उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। उसने आखिर में कहा, देखो जेनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे लिस्ट ला कर दी, मैंने उसमें से अपनी पसंद की पोस्ट चुन ली। अब आगे क्या करना है वो तुम देखो। अभिनव ने कहा। वो जो मांग रहा था सोच समझ कर मांग रहा था। वैसे तो पूरी कंपनी ही उसकी थी और वो जल्द से जल्द इसे संभालना चाहता था, लेकिन मॉन्टी के आ जाने से पहले वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में उसने मैनेजर की पोस्ट ही मांग ली थी ताकि वो अनन्या और उसके माता पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। ठीक है मिस्टर अभिनव, तो अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ने वाली है और तुम्हारा ऑफिस कल से शुरू हो जाएगा, जेनी ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। सनी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव वहां क्या लेने आया था। उधर अभिनव को लगा कि अब कल से नौकरी पर जाने के लिए उसे नए कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। कपड़ों के साथ साथ उसे अपना फोन भी बदलने की जरूरत थी। अकरम का दिया हुआ चेक उसकी जेब में ही रखा हुआ था। अब क्योंकि अनन्या के माता पिता आए हुए थे तो उनको और हरदेव पाल को दिखाने के लिए अभिनव जानता था कि उसे उनके साथ उन्हीं के घर में रहना पड़ेगा और नौकरों के कमरे में ही सोना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो ये साबित कर देने वाला था कि वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट दामाद है। अभिनव अपने चेक से पैसे निकालने के लिए बैंक चलाया। तभी उसकी नजर प्रणव से मिली। प्रणव उन लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। जैसे उसने अभिनव को बैंक के अंदर आते हुए देखा तो बोला, अरे वाह, देखो तो कौन आया है। प्रणव खुद एक बैंकर था। वो अरबपति तो नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी खासी दौलत थी। वो दिखने में भी स्मार्ट था। वो अभिनव को इसलिए जानता था क्योंकि अभिनव अक्सर इस बैंक में डिलीवरी के काम से आया करता था। हालांकि वो दिखने में अभिनव के आगे कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसमें और अभिनव में एक ही फर्क था, गरीबी का। हेलो, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं, अभिनव ने कहा और प्रणव को चेक दिखाने लगा। प्रणव ने बिना चेक देखे कहा, चेक से? तुम्हें पता है ना, चेक से सिर्फ बड़ी रकम ही निकाली जा सकती है। मेरा अमाउंट बड़ा है, यहाँ काउंटर पर नहीं निकल पाएगा, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रणव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपना चेक दिखाओ। अभिनव ने गुस्से में प्रणव को अपना चेक दिखा दिया। प्रणव ने बिना देखे अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अभिनव प्रणव पर चिल्ला उठा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सिक्योरिटी को बुलाओ और इस आदमी को अभी के अभी बाहर निकलवाओ यहाँ से। फर्जी चेक लाकर बैंक वालों को बेवकूफ बनाता है। अभी पुलिस बुलाकर तुझे अंदर करवाता हूँ, प्रणव ने कहा। इधर अभिनव ने अपने फाड़े गए चेक के टुकड़ों को मुट्ठी में भरा और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। इतने में सिक्योरिटी वाले आए और उन्होंने अभिनव को चारों तरफ से घेर लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, अभिनव ने कहा और गार्ड्स के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे। प्रणव और बाकी लोगों को अभिनव को इस हाल में देखकर अच्छा लग रहा था। जब वो लोग अभिनव को लेकर बाहर जा ही रहे थे कि तभी इतने में उन्हें किसी परफ्यूम की खुशबू आई। पूरा कमरा उस परफ्यूम की खुशबू से भर गया था। इससे पहले कि अभिनव देख पाता ये खुशबू कहाँ से आ रही थी, उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई थी। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। प्रणव ने बलराज की तरफ देखा और बोला, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह यहाँ आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फर्जीवाड़ा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। यह सुन बलराज ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, छोड़ दो उसे, बलराज ने कहा और मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। उसने पलटकर अभिनव को भी अपने साथ आने का इशारा किया। अभिनव चुपचाप बलराज के पीछे चला जा रहा था। प्रणव और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज अभिनव को अपने साथ क्यों ले जा रहा है। जब प्रणव भी उनके पीछे जाने लगा तो बलराज ने पलटकर कहा, मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ आने को। नहीं सर। बलराज ने उसे घूरा तो प्रणव के पैर थमे के थमे रह गए। अभिनव को बलराज का यह बर्ताव देख घबराहट हो रही थी। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि बलराज ऐसा कुछ ना कर दे जिससे उन लोगों को अभिनव की पहचान के ऊपर शक हो जाए। बलराज भी ये बात समझता था, इसलिए उसने प्रणव को देखते हुए कहा, अगर इसने कुछ गलत किया है तो इस बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे तो हो सकता है कि मैनेजर बुरा मान जाए। जी सर, प्रणव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। बलराज ने अभिनव को घूरा और उस अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के बड़े से कैबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया। अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है तो मैनेजर खुद अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुलवा लिया होता। बलराज ने उसे खींचते हुए देखा और बोला, वैसे तो मैं यहाँ कुछ काम से आया था, लेकिन बाहर जो मैंने तमाशा दिखा तो मुझे लगा कि पहले उसके बारे में तुमसे बात कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है ये साहब कौन है?
मैनेजर ने अभिनव की तरफ देखा। उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर चली गई। जैसे ही उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से निकला, बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन है? अभिनव ने बलराज से पूछा। ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम के तुम कैप्टन हो, टाइगर। बलराज ने अभिनव को मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। अभिनव को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। प्रणव जिस मैनेजर के लिए काम करता था वो मैनेजर अभिनव के लिए काम करता था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह पाता, मैनेजर उसके पैरों में आकर गिरा और बोला, टाइगर, आपको यहाँ कितनी देर हुई और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिलहाल तो आप मेरे पैरों में से उठ जाइए। आपको और इनको छोड़कर किसी को नहीं पता कि मैं टाइगर हूँ, अभिनव ने कहा। ये सुनते ही मैनेजर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आप आ गए हैं तो हमें जरूर इस मुसीबत से बाहर निकाल ही लेंगे। वो सब तो ये कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने नौकरों को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सबक सिखाने पर आ गया तो आपको पता ही है क्या होगा। बलराज ने कहा और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। उधर जब अभिनव और बलराज मैनेजर के कैबिन में खड़े थे तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी स्विमिंग पूल में काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चैन और बगल में विस्की का ग्लास था। उसकी बाहों में बिकनी पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। वो आदमी लड़की के गालों को सहला रहा था। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा उसका सेक्रेटरी भागते उसके पास आ रहा था। सेक्रेटरी उस आदमी के पास आया और बोला, सर, अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। ये सुनते उस आदमी का हाथ रुक गया। उसने लड़की के गाल पर से हाथ हटाया और हाँ में सिर हिलाते हुए सिगार पीने लगा। आप कहते हैं तो? सेक्रेटरी आगे कुछ कहता उससे पहले उस आदमी ने कहा, अभी नहीं, अभी तो आया है, थोड़ा उछल कूद करने दो, पर हाँ, इस बार उसे पिंजरे में डालने की गलती नहीं करनी है। सेक्रेटरी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। Who is टाइगर? बगल में खड़ी उस लड़की ने पूछा। उस आदमी ने जवाब में सिगार से एक लंबा कश लिया और धीरे धीरे उसका धुआं आसमान में छोड़ने लगा। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाला था मैनेजर प्रणव के साथ, और कौन था ये आदमी, जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैनेजर को जब पता चला कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या किया था तो उसका दिमाग गर्म हो गया। बैंक में भले ही उसका दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन उसका दिल आज भी गोलियां चलाता था। उसने गोली की रफ्तार से प्रणव को अपने कैबिन में हाजिर होने के लिए कहा। तब तक अभिनव ने उसकी टेबल पर अपना फटा हुआ चेक रख दिया था। इतने में प्रणव वहां आया और पहले अभिनव को हीन भावना से और फिर मैनेजर को मुस्कुराते हुए देखने लगा। मैनेजर ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुमने इन साहब का चेक किससे पूछकर फाड़ा? अभिनव के लिए साहब शब्द प्रणव से सुना नहीं गया। उसने कहा, सर, ये डिलीवरी वाला है, फर्जी चेक लेकर बैंक में आया था। इसे क्या लगा यहाँ हम लॉटरी खोलने बैठे हैं? मैंने इसके चेक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में चेक की थी, कोई रिलेवेंट डाटा था ही नहीं। सच बोल रहा है? मैनेजर ने पूछा। ये सुन प्रणव को धक्का लगा। अभिनव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। प्रणव ने हिचकिचाते हुए कहा, आपसे झूठ क्यों कहने लगा? तुझे पता है ये डिलीवरी बॉय किसका चेक लेकर आया है? अकरम सर का। क्या? हाँ, तूने इसके साथ जो किया वो ठीक है, लेकिन अकरम सर को अगर पता चला कि तूने उनके चेक का ये हाल किया है तो वो तेरे साथ क्या करेंगे जानता है ना? मैनेजर ने कहा। अकरम का नाम सुनते ही प्रणव की हालत खराब हो गई थी। इतने में मैनेजर ने कहा, एक काम कर, वो रही टेप और ये रहा चेक, इसका एक एक टुकड़ा जोड़। क्या सर, तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ? नहीं सर, मैंने क्या किया? शाबाश, ये तुझे सुनाई दे गया, और इससे पहले जो कहा वो है? मैनेजर ने कहा और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अभिनव का प्रणव को देख हंसने का मन कर रहा था, पर वो मुश्किल से अपने आप पर काबू करके बैठा था। बलराज ने जब अपना गला साफ किया तो प्रणव घबराया और टेबल पर पड़े चेक के टुकड़ों को देखने लगा। अगर उसे पता होता कि उसे इन्हें फिर से जोड़ना पड़ेगा तो वो इतना फाड़ता ही नहीं। उस चेक के कम से कम 50 टुकड़े हो गए थे। प्रणव ने मैनेजर की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोला, सर, बैठ कर सकता हूँ क्या? मैनेजर ने नहीं सुनने का नाटक किया। प्रणव समझ गया था आज उसकी क्लास लगने वाली है। उसने टुकड़ों को टेबल पर बिछाना शुरू किया तो मैनेजर ने कहा, अकरम सर का चेक है ये, अच्छी तरह से जोड़ना, 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। गड़बड़ करेगा तो पिछवाड़े पर लात मारकर ऐसा बाहर करूंगा कि दुनिया के किसी बैंक के अंदर जाने लायक नहीं बचेगा, समझे? प्रणव को अकरम की चेक और मैनेजर की भाषा दोनों ने हैरान कर दिया था। उसने घबराते हुए अभिनव को देखा और फिर चेक के टुकड़े जमाना शुरू कर दिया। अभिनव को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि वो तो अपनी शिकायत लेकर मैनेजर के पास आया था, लेकिन प्रणव ने ना जाने ऐसे कितने अभिनव के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया होगा। उधर प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज और उसका मैनेजर एक फटीचर से डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिरकार प्रणव ने चेक को बड़ी मेहनत से जोड़ा और मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने उसे देखा और प्रणव को बाहर जाने का इशारा कर दिया। जैसे ही प्रणव बाहर गया तो मैनेजर ने अंदर से कमरे का दरवाजा लॉक किया और अभिनव के पास आते हुए बोला, टाइगर, तुम इतने सालों से कहाँ थे? पहले ये बताओ कि तुम मेरे पापा से कैसे जुड़े हुए हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, मैनेजर ने जवाब दिया। इतने में बलराज ने कहा, टाइगर वापस तो आ गया है, लेकिन मोंटी के वापस आने तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना गेम हो जाएगा। हाँ, बलराज सही कह रहा है टाइगर, साला हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुसाया है। वो तुम्हारी और हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है, इसलिए संभल कर रहना पड़ेगा टाइगर। भेड़िया? तुम्हारा मतलब जासूस? अभिनव ने पूछा। बलराज ने कहा, हाँ, इसके बारे में मोंटी तुम्हें डिटेल में बताएगा।
और तब तक गुफा से बाहर आना नहीं, और आओ तो अंधेरे में। इस बीच हमें तुम्हारे पापा यानी हमारे संजय के कातिल का भी पता लगाना है, और साथ ही ये भेड़िया। अभिनव के मन में इन दोनों चीजों से जुड़ा बस एक ही नाम आया, मोंटी। जिस तरह से राणा ने संजय को धोखा दिया था, अभिनव को पूरा भरोसा था कि मोंटी भी अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चलेगा। उसे इन लोगों पर तरस आ रहा था जो राणा को अपना सगा मानते थे। अभिनव ने बलराज को देखा और बोला, इस ग्रुप में और कौन कौन है जिससे अभी मिलना बाकी है? मैनेजर ने कहा, इस ग्रुप में है मोंटी, अकरम, बलराज, मैं यानी डीके, इक्का, पार्कर और अलायना। क्या? अलायना? यानी हमारे ग्रुप में एक लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलायना उसकी जगह पर आई है। टाइगर, वो लड़की नहीं, आग है, आंधी है, चलता फिरता अंगारा है। मैं अपनी जिंदगी में अलायना जैसी किसी से नहीं मिला। शक्ल, अक्ल और तेवर उसके पास तीनों है। मैं समझा नहीं, अभिनव ने कहा। बलराज उसके पास आया और बोला, जिद्दी, उसके आगे मुझे अपनी जिद कुछ नहीं लगती। कहने को ग्रुप में वो बस एक लड़की है, लेकिन उससे पार पाना हम में से किसी भी मर्द के बस की बात नहीं है। ये सुनते ही अभिनव समझ गया था कि बलराज का इशारा किस तरफ है। अलायना को ये मनवाना कि वो टाइगर है अभिनव के लिए भारी होने वाला था। फिर भी अभिनव को ये चैलेंज लेने में मजा आ रहा था। अभिनव के मन में भी अब अलायना से मिलने की इच्छा बढ़ने लगी थी। इतने में मैनेजर यानी डीके ने कहा, तुम जल्दी से उससे भी मिल लोगे, पर वो तुमसे मिलेगी या नहीं पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। मैंने जैसा सोचा था ये आदमी वैसा है नहीं। बलराज की ये बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। उसने बलराज को देखा और बोला, टाइगर ने तुम्हें रिंग में पटका क्या? ये सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। आखिर में डीके ने कहा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मैं दे देता हूँ। चेक मैं अकरम के ऑफिस से रीइशू करवा लूंगा। मुझे अभी 1 करोड़ रुपए चाहिए, बचे 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना, अभिनव ने कहा। और ये सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। उसके जाते ही अभिनव बलराज के पास आया और बोला, एक बात बताओ, ये अलायना के बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? बलराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वैसे तो सब कुछ जानता हूँ, और वैसे कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? बस उसे अपनी तरफ से चिढ़ने का या गुस्सा होने का मौका मत देना, और ना ही उसके पीछे कुत्ते की तरह जीभ हिलाना। और जोक तो बिल्कुल मत मारना, वो जोक मारने वाले को जान से मार देती है। बलराज ने कहा और हंसने लगा। इतने में बलराज ने कहा, वैसे अब तुम्हें गाड़ी की जरूरत है। मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूँ, यहाँ से सीधा ग्लोब मोटर्स जाओ, वहाँ तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी पैसे मैं भर रहा हूँ, बाद में जब तुम गद्दी संभालोगे तो मुझे डबल दे देना। ये सुनते ही अभिनव जोर जोर से हंसने लगा। उसने बैंक से पैसे लिए बाहर आया और एक टैक्सी बुक करके सीधा ग्लोब मोटर्स के लिए निकल पड़ा। जल्दबाजी में वो बलराज से ये पूछना ही भूल गया था कि बलराज ने उसके लिए कौन सी गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि शोरूम का मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। उसने अभिनव को देखते पूछा, अभिनव गढ़वाल? मैं ही हूँ, अभिनव गढ़वाल। ये सुनते ही वहां रिसेप्शन पर खड़ी दोनों लड़कियों के होश उड़ गए, लेकिन मैनेजर को अभिनव को देख कोई झटका नहीं लगा। बलराज ने उसे पहले ही बता दिया था कि अभिनव दिखने में कैसा था। चलिए मेरे साथ, मैनेजर ने कहा और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद अभिनव एक गैरेज में आ गया था। बाहर ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी, लेकिन ऊपर से उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कबाड़ हो। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था ताकि कोई भी अभिनव पर उसकी गाड़ी की वजह से शक न करे। पर जब अभिनव ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैनेजर ने कहा, मैं गाड़ी के पेपर रेडी करवाता हूँ, आप तब तक गाड़ी देख लीजिए। मैनेजर वहां से निकला और अभिनव ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए बढ़ने लगा। पर इससे पहले कि वो बैठ पाता, उसे पीछे से एक आवाज आई, हेलो। ये आवाज एक लड़की की थी। अभिनव को लगा कि जरूर ये वही रिसेप्शन वाली लड़कियों में से कोई एक होगी, लेकिन जब वो पलटा तो हैरान हो गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चाहत थी। अभिनव ने चाहत को अनन्या के साथ अकरम की पार्टी में देखा था। चाहत और अनन्या दोस्त थी। हालांकि अभिनव ने वहां उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन वो पार्टी में लगातार अभिनव को ही देखी जा रही थी। उसे पूरा शक था कि अभिनव दुनिया को जो दिखा रहा था असल में वो वैसा नहीं था। वो जिस तरह से अभिनव को देख रही थी उसे बड़ा अजीब लग रहा था। चाहत अभिनव के पास आई और बोली, ये सब क्या हो रहा है अभिनव? ये गाड़ी तुम खरीद रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? अभिनव ने तनी हुई आवाज में पूछा। चाहत को देख वो अपनी पहचान के लिए अलर्ट हो गया था। चाहत उसके सवाल पर मुस्कुराई और मीठी सी आवाज में बोली, मैं चाहत हूँ, तुम्हारी बीवी की दोस्त, और ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकती हो? अनन्या ने तो मुझे बताया था कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ। ये गाड़ी तो मैं अपने बॉस के लिए लेने आया हूँ। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ भी बोलूंगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अनन्या को भी यहाँ बुला लेती हूँ, दूसरे की सही, पर जब वो तुम्हें गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों बेकार में उसे परेशान करती हो तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुनते ही चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे चाहिए ट्रीट। क्या तुम मुझे ट्रीट पर लेकर नहीं चलोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ठीक इसी वक्त मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उसने डॉक्यूमेंट्स अभिनव को दे दिए। अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी। ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था।
चाहत पूरे रास्ते रह रहकर अभिनव को देख रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चाहती क्या है। जैसे ही अभिनव की गाड़ी अकरम के होटल के नीचे पार्क हुई तो अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। हेलो, क्या हुआ टाइगर, सब ठीक? मैंने देखा तुम्हारी गाड़ी मेरे ऑफिस के नीचे आई है। उधर से अकरम ने पूछा, हाँ वो मैं होटल में किसी के साथ लंच के लिए आया था। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, जरा ऊपर आओ, मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड दे देता हूँ ताकि तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ने फोन रखा और पलटा तो पाया कि चाहत उसके पीछे खड़ी थी। चले? हाँ नहीं, तुम एक मिनट यही रुको, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। अभिनव ने कहा और इससे पहले कि चाहत कुछ कहती अभिनव वहां से निकल गया। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये अकरम का ऑफिस है, लेकिन अभिनव वहां क्या करने जा रहा था और उसे किसने फोन कर ऊपर बुलाया था। चाहत को अभिनव पर शक हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चाहत को